चलिए, विशेष चर्चा होने जा रही है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अग्री मीटर में आज हम बात करेंगे खास तौर से सोया मील और सरसों खल से जुड़ी हुई खबरों पर। आपको बता दें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सोफा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले तो अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और थोड़ी देर में हमारे साथ सोफा के डायरेक्टर भी जुड़ेंगे, पाठक जी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे पहला सवाल सर, यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि ईयू डिफॉरेस्टेशन का एक नया नियम लागू होने वाला है। क्या है सर ये नया नियम, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें, और इसका सोया मिल एक्सपोर्ट पर किस तरीके से असर देख रहे हैं आप? नमस्कार विपुल जी। बिल्कुल, अगर हम जानते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव चीज लाती रहती है। ठीक है, इमर्जिंग कंट्री के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इस चीज को देखने के लिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट भी, जिस ढंग से हम देखें अर्बनाइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिफॉरेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी चीज के ऊपर रोक लगाने में या ट्रेसेबिलिटी के लिए एक नया कानून लेके आया है यूडीआर, जो दिसंबर 2025 से ये लागू होने जा रहा है। जहाँ पे अब तक हमने देखा कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज लाइक कैटल हो गया, सोयाबीन, सोया मील, कॉफी, रबर, पाम, ये काफी ऐसी कमोडिटीज धीरे धीरे इसमें एड ऑन हो रही है जो डिफॉरेस्टाइजेशन के जरिए जो माल आ रहा है उस पर रोक लगाई जाए, ताकि डिसइंसेंटिफाई हो कि जो फॉरेस्ट को काट कर और ये एग्री में जा रहे हैं, तो उस चीज के लिए लगाया। और इसका इम्पैक्ट सोयाबीन पे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स के नाम पे भी जाना जाता है, और जिस ढंग से सोया मिल के जो एक्सपोर्ट होते हैं इनकी ट्रेसेबिलिटी, देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी हम देखें हमारे पास ग्राउंड बहुत बड़ा है तो इनके लिए, लेकिन फिर भी एक नॉर्म्स अगर आता है तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ती है, टाइम बढ़ता है। तो ये थोड़ा बहुत इंडिया के लिए चिंता है। ऑलरेडी मेरे हिसाब से एसोसिएशन ने इस पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी बात की है, लेकिन आई थिंक जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो हमारी जैसी इमर्जिंग कंट्रीज के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसमें जियो टैगिंग के आपका जो क्रॉप है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे कंप्लायंस पार्ट पे हम देखते हैं तो ये कॉस्ट और टाइम दोनों ही बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा कॉस्टिंग जरूर बढ़ रहा है, बट एक पर्यावरण के तौर पे अगर हम देखें तो काफी बड़ा और अच्छा स्टेप है। बट इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। पाठक सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि कैसे आप देख रहे हैं ये जो नया नियम है यूडीआर का, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? देखिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना एक अच्छा कदम है, होना चाहिए, लेकिन ये जो नियम लागू किया है यूरोप में, उसमें मुझे पूरी समस्या दिखाई पड़ती है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कहाँ हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ब्राजील में, अर्जेंटीना में, इंडोनेशिया में, पाम ऑयल में, मलेशिया में। हिंदुस्तान में कोई डिफॉरेस्टेशन पार्टिकुलरली सोयाबीन में न कभी हो रहा था, ना हो सकता है, ना हुआ है। एक फील्ड क्रॉप है। मुझे लगता है यूरोप को जब ये रेगुलेशन बनाया गया था तो शायद इंडिया को उससे बाहर रखते तो ठीक रहता, लेकिन चलिए ठीक है, इंडिया उसमें है तो कोई बात नहीं है। समस्या ये है कि रेगुलेशन इतना, कंप्लायंस इतनी सख्त है और इतनी मुश्किल और कॉस्टली है कि हिंदुस्तान के छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए उसको पूरा करवाना बहुत कठिन काम है। वो भी अभी सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है, क्योंकि 1 साल इसको बढ़ाया, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाया। देखिए, रेगुलेशन ये कहता है कि एक दाना भी सोयाबीन का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको ये साबित करके बताना है कि ये कौन से किसान के किस खेत से आया है, और वो फिर यूरोप वाले चेक करेंगे कि वो जो खेत है वो कभी फॉरेस्ट नहीं था। ये प्रोसेस बहुत इन्वॉल्व है, बहुत लंबी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमने सरकार से ये कहा है कि साहब, आपको तो पता है, सबको पता है सोयाबीन फील्ड क्रॉप है, तो क्यों ना सरकार एक अप्रोच करे यूरोप को कि हमारे सोयाबीन एरिया का ये पूरा जियो मैपिंग है, पूरा का पूरा, ये ना पहले फॉरेस्ट था ना अभी फॉरेस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और जो सोयाबीन इस स्टेट से एक्सपोर्ट होता है सोयाबीन मील, उसको आप यूडीआर की सर्टिफिकेशन दे दें ऐसे ही कि भाई यहाँ ये डिफॉरेस्टेशन नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि किसान लेके आए, उसकी फिर जियो टैगिंग हर एक खेत की प्रोसेसर करे, जो कि बहुत ही कॉस्टली काम है। अब दोनों में से कौन सा काम हो पाएगा ये देखना पड़ेगा। बाकी चीजों में ठीक लगता है कि रबड़ है, वो प्लांटेशन क्रॉप है या कॉफी है, लेकिन सोयाबीन में काफी मुश्किल काम है। अब हम लगे सरकार के साथ, सरकार भी इस पे चिंतन कर रही है कि कैसे इसको
ठीक किया जाए। काफी बड़ा एक्सपोर्ट है सोयाबीन मिल का यूरोप के लिए, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और इसको हल करना भी जरूरी है, इस पे कोशिशें जारी है। ठीक सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, लेकिन हालांकि आप प्राइसेस पे बोलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी क्या इसका असर कुछ आगे चल करके सोया मिल्क पे के आउटलुक पर पड़ेगा, प्राइसेस को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप इतना ही बोल सके तो? इसलिए तो ये तो फैक्चुअल बात है, मैं प्राइस पे स्पेकुलेट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कहाँ जाएगी। पाठक सर, बहुत 7-8 लाख टन का अगर एक्सपोर्ट है तो 10 लाख टन सोयाबीन का अगर आउटलेट अपने यहाँ काम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली प्राइस पे नेगेटिव असर पड़ेगा उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर इस नई अपडेट पर जो है हमारा थोड़ा ज्ञान वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं सर, इसका प्राइस इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो, इसका घरेलू बाजार के अंदर कीमतों पर क्या असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए जैसे पाठक जी ने बताया कि ये पूरी कमोडिटी की जो प्राइजेस है, बहुत जन बोलते हैं इससे चलता है उससे चलता है, लेकिन सिंपल है, वो है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब अगर हमारे एक्सपोर्ट पे देखिए कुछ फर्क ज्यादा, हमारी ग्राउंड फील्ड है ये, जितनी भी सोयाबीन होती है वो फील्ड पे होती है हमारी, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इनकेस अगर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नेगेटिव पड़ सकता है, बट हालांकि कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन अगर आता है इसमें दैट वुड बी अ डिफरेंट वे, बट ओवरऑल मुझे लगता है एक सेंटिमेंट वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक उसके अलावा भी काफी फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को आप सपोर्ट कर रही है, ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, नेगेटिव दिख सकता है जी। सर, अब इससे बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, एक और विशेष कमोडिटी यहाँ पर खबरें हैं उस पर बातचीत करेंगे, खासतौर से सरसों खल को लेकर के। सरसों खल में सर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट का बढ़ना, खासतौर से चीन के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे घरेलू बाजार में किस तरह के सिग्नल्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए अब तक अगर हम अप्रैल से मई तक की बात करें तो करीबन 32.5% का मस्टर्ड मीन जो एक्सपोर्ट हुआ है वो चाइना को गया। इससे पहले चाइना ज्यादा डिपेंडेंट हम देखते थे कनाडा की तरफ रहता था, बट जिस ढंग से ये एक रोल बढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं एक पूरा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास वैसे भी सप्लाई काफी अच्छी है और चाइना से ऐसे ही अगर हमारी सप्लाई अगर जाती है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस को इसका एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब तक हमने देखा कुछ रिलेशंस भी चाइना से इंप्रूव थे, बट जिस ढंग से वेस्टर्न कंट्रीज में टेंशन बढ़ रहे हैं तो चाइना भी देख रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट और लोकल नियर बाय में अगर प्रोक्योरमेंट हो तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो एक तरफ हमारे पास सप्लाई अच्छी है और चाइना भी इस चीज को ले रहा है, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी अच्छा है, प्राइसेस में सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा और जो ओवर सप्लाई हमारे यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से जो कंसर्न थी वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा और रिजल्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट भी इंप्रूव होंगे और प्राइसेस को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी सर, अभी क्या इससे जो है आने वाले समय में क्या आपको लगता है सरसों की कीमतों पर भी कोई असर पड़ता हुआ देख सकता है, खासतौर से तब जब सरसों खल का एक्सपोर्ट जो है वो चीन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे पहला चीज तो इंडिया भी खल के मार्केट को खोज रहा है, लेकिन जैसे चाइना अब अपना पोजीशन एकदम टाइट कर रहा है, मतलब परचेजिंग अच्छा कर रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी जो अब तक ओवर सप्लाई की वजह से भाव में कोई बड़ा गेन नहीं आया था, अब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई देता ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो अप्रैल से मई में जो फिगर्स आ रहे 1.13 लाख टन के आसपास का, ये और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइस को भी सपोर्ट मिलेगा और ट्रेड को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब सर जो है आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि भाई आखिर में सब लोग जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो आपकी तरफ देखती है कि आप कुछ बताएंगे तो कुछ ट्रेड लिया जाए। आपकी फेवरेट इस समय टॉप एग्री कॉल्स क्या निकल के आ रही हैं सर? देखिए एग्री में मानसून काफी अच्छा है, जिसकी वजह से काफी एग्री प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा प्राइसेस एक 15 दिन से साइडवे टू नेगेटिव चल रहा था, बट नेगेटिव स्पीड में मत चल रही। इस बार हमारे सोइंग नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है, चाहे हम हल्दी की बात करें या हम कॉटन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से फर्क बना हुआ। साथ में हम जियो पॉलिटिकली जो टेंशन बना हुआ है इसकी वजह से भी लास्ट 15 दिनों में सभी एग्री में हमने दबाव देखा। लेकिन एक ऐसी कमोडिटी 3-4 कमोडिटीज है जहाँ पे कॉटन, सबसे पहले अगर हम कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में पिछले 3 महीने के अंदर एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। 6200 कैस्टर है 6700 तक पहुंच चुका है।
अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप 6700 पे लेके चलिए, 6650 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6780 तक के टारगेट हम कैस्टर में देख पाएंगे। वहीं दूसरी अगर मसालों की अगर बात करूं तो मसालों के अंदर हल्दी मुझे काफी अच्छी लगती है। इधर भी डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें तो काफी शॉर्टेजेस रहने वाली है। हालांकि इस बार का एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी इंप्रूवमेंट है, मानसून भी अच्छी है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहेगी जहाँ पे 14100 पे लेके चलना चाहिए, 13850 पे स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 14500 से 14800 का है, बट अगर 3 से 4 महीने की अवधि के लिए कोई लेके चलता है तो मुझे लगता है आराम से ये 18000 तक का भी लेवल दिखा सकता है, जिसमें से बैलेंस बहुत टाइट है। लास्ट अगर हम गवार की बात करें तो गवार की स्विंग आगे कैसी रहेगी, ये प्राइस पे डिपेंडेंसी दिखाई देगी। हालांकि कच्चे तेल की तेजी की वजह से थोड़े बहुत गवार को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि रिस्क पे कंटिन्यू सप्लाई बढ़ाने के लिए कंटिन्यू काम किया जाएगा, बट गवार में स्विंग के आंकड़े आने के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट एक दायरा बना हुआ है, इसलिए 5100 पे लीजिए, 5060 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5170 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक सर, तो ये 3 आपके लिए ट्रेडिंग कॉल निकल करके आती हुई, फटाफट जरा इस पर एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। ग्वार सीड जुलाई फ्यूचर खरीदना है 5100 पे, 5100 पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, और ऊपर की तरफ आपको 70 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 5170 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाइए 5060, तो इस स्टॉप लॉस के साथ ग्वार सीड जुलाई फ्यूचर प्लस करने की सलाह। दूसरी कमोडिटी जहाँ पर आज जो है खरीदारी की सलाह दी गई है वो है हल्दी। कल हमने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी थी, और अब केडिया जी कह रहे हैं यहाँ पे अब लेवल आ गए हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 14100 के आसपास खरीदें, और यहाँ पर आपको 400 रुपये का ऊपर का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 14500 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें आप यहाँ पर हल्दी के अंदर, और एक स्टॉप लॉस लगाइए 13850, 13850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय कॉल जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरी कमोडिटी यहाँ पर की खरीदारी की सलाह दी जा रही है आपको, वो है कैस्टर सीड। यहाँ पर आपको जुलाई फ्यूचर प्लस करना है 6700 पे, 6700 के आसपास प्लस कीजिए, और यहाँ पर 80 रुपये के आसपास का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 6780 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 6650 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। केडिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय व्यस्त कार्यक्रम में से निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बिल्कुल विपुल जी, आज हमने जो डिस्कस किया है ये फ्यूचर मार्केट पे ट्रेडेड कमोडिटीज है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ध्यान रखिए मार्केट में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है, और कभी कभी बहुत बार आप देखते हैं वॉल्यूम भी कम रहते हैं, तो बिना स्टॉप के कोई ट्रेड ना करें। ट्रेड करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर काम करना चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर आपका।